नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे में एक बड़ा हादसा हो गया है और एक टेम्पो ट्रेवलर नदी में जा गिरा है। बताते चले कि ट्रेवलर में करीब 23 यात्री सवार थे और राज्य आपदा प्रबंधन बल यानी कि एसडीआरएफ और पुलिस की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है और इस हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर है। घायलों को टीम ने एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया है। वहीं आईजी गढ़वाल करण सिंह ने बताया है कि रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक मौके पर हैं और टेम्पो ट्रेवलर नोएडा से रुद्रप्रयाग की ओर जा रही थी। यह 150 से 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है। 7 शव बरामद किए जा चुके हैं। 9 लोगों को अस्पताल ले जाया जा चुका है, जिसमें से एक की मौत हो गई है। चालक गंभीर रूप से घायल है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि वाहन में कितने लोग सवार थे। अभी पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग घटनास्थल पर ही है। उनके द्वारा बताया गया कि करीब आधा घंटे पहले एक टेम्पो ट्रेवलर जो नोएडा से आगे जा रही थी यहाँ रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रैतौली जगह है रुद्रप्रयाग से पहले, वहाँ पर लगभग 150 से 200 मीटर गहरी खाई है, वहाँ पर गिर गया है, जिसमें से 7 लोगों की डेड बॉडी तो रिकवर कर लिया है। 9 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जिसमें से एक की डेथ होना ज्ञात हुआ है। ड्राइवर भी बहुत गंभीर रूप से घायल है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी कि टोटल कितने लोग इसमें सवार थे। लिहाजा पुलिस, हमारे एसडीआरएफ और स्थानीय लोग लगे हुए हैं वहाँ रेस्क्यू के लिए, और टोटल कितने संख्या है अब ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा जब पूरी रेस्क्यू काम पूरा हो जाए। सर, अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू अभियान जारी है? बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग वहीं घटनास्थल पर है और रेस्क्यू काम जारी है, क्योंकि 150 से लगभग 200 मीटर के आसपास की गहरी खाई है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आईएएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 13 आईएएस अधिकारियों को जिलों के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रजेश कुमार संत को हरिद्वार का प्रभारी बनाया गया है। एल फेनई को नैनीताल का प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर संजीत कुमार सिन्हा को पिथौरागढ़ का प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर आर राजेश कुमार को रुद्रप्रयाग का प्रभारी बनाया गया है। राधिका झा को देहरादून का प्रभारी और दिलीप को पौड़ी गढ़वाल का प्रभारी और डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम को ऊधम सिंह नगर का प्रभारी, डॉक्टर पंकज कुमार पांडे को अल्मोड़ा का प्रभारी, चंद्रेश कुमार यादव को चंपावत का प्रभारी और बी षणमुगम को उत्तरकाशी का प्रभारी, विनोद कुमार सुमन को बाघेश्वर का प्रभारी, दीपेंद्र कुमार चौधरी को चमोली का प्रभारी बनाया गया है। और अब खबर टिहरी से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण और ग्रामस्य विकास विभाग मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को विकास भवन सभागार नई टिहरी में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने जल संरक्षण, एनआरएलएम, कृषि उद्यान और सैनिक कल्याण, जल संस्थान एवं पीएमजीएसवाई के कार्यों की स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्र और राज्य की सरकार जनता की सरकार है और जनता के द्वारा जाकर कार्य कर रही है। अधिकारी फील्ड में जाकर किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करें। सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के साथ ही पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। समीक्षा बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को पूर्ण तैयारी और आंकड़ों के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए। और कल मैं अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार इस जिले में हूँ। अभी मैं सेंदुल गांव में गया था। मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि
हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत काम हो रहा है। जहाँ पर पहले 5 लाख का टमाटर जाता था, 50 लाख का जा रहा है। हमने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उसकी उपज रोड हेड तक आए, रोपवे लगाने के लिए हमने कहा है, जो ट्रॉली लगाने के लिए हमने कहा है। इसी प्रकार कल मैंने भटवाड़ी में था, हमने इस क्षेत्र को फल पट्टी घोषित किया है और हमारा संकल्प है। वे देखो हमारी समूह की बहनें आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं और हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अभी तक हम 96,000 से अधिक बहनों को लखपति दीदी बना चुके हैं और इस जिले में भी मैं देख रहा हूँ 7,000 से अधिक बहनें हमारी लखपति दीदी बनी हैं। हमारी आज समूह के माध्यम से हमारी बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं। हमारा ये मानना है कि अगर किसान मजबूत होता है, मातृशक्ति मजबूत होती है तो देश मजबूत होता है। इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। और कल मैं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने राजधानी देहरादून में पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में वेडिंग डेस्टिनेशन और टिहरी झील निर्माण कार्य, गंगोत्री यमुनोत्री के मास्टर प्लान के संबंध में चर्चा की गई है। बताते चले कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई है और इसके तहत एडीबी की ओर से टिहरी के विकास के लिए कुल 1,294 करोड़ की फंडिंग को मंजूरी दी गई है और इसके तहत टिहरी में 15.7 किलोमीटर पर्यटन सड़क और साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में महासू देवता के मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी गई है। आज सारी योजनाओं की जो है यहाँ पर जो है बैठक हुई है और इसमें एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स जो टिहरी लेक के हैं, जनपद टिहरी के विकास हेतु एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा जो है 1,294 करोड़ मात्र की फंडिंग की मंजूरी जो है दे दी गई है, जिसके अंतर्गत कोटी कॉलोनी में डोबरा चांटी ब्रिज तथा 15.7 किलोमीटर लंबी पर्यटन सड़क, जिसमें समर्पित साइकिलिंग ट्रैक, व्यू पॉइंट, समर्पित होकर क्षेत्र तथा कोटी कॉलोनी से तिवार गांव तक 450 मीटर लंबा ग्लास बॉटम पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज आदि का जो है निर्माण होना उसमें होगा। इसके साथ साथ महाशू देवता मास्टर प्लान, जिसके अंतर्गत 2 चरणों में 61 करोड़ मात्र 50 करोड़ रुपए ये पहला फेज होगा। उसके बाद जो है बाकी पैसा जो है उसके कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये पूरा जो हमारा महाशू देवता जो मास्टर प्लान है ये पूरा बनकर के तैयार होगा। अर्थात इसमें जो कुल राशि 111 करोड़ की जो राशि जो है इसके कार्य जो है प्रस्तावित। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून में भाजपा प्रदेश कोर कमेटी लोकसभा चुनाव प्रबंध समिति चुनाव विस्तारकों समेत वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण धन्यवाद बैठक आयोजित हो रही है और बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा और विधानसभा उपचुनावों को लेकर रणनीति विचार भी किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि विस्तारकों का चुनाव में अहम रोल होता है और वह बूथ स्तर तक जाकर काम करते हैं, जिसके लिए उनका धन्यवाद किया जा रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों को जीतने में विस्तारकों की भूमिका है और इस दौरान उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसको लेकर भी बात की जा रही है। वहीं प्रदेश भाजपा इस बैठक के माध्यम से जीत की भी समीक्षा कर रही है। बताते चले कि जिसको लेकर प्रदेश प्रभारी का कहना है कि जीत हमारा लक्ष्य नहीं है और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर भी पार्टी की बैठकों में चर्चा की जाएगी। विस्तारकों का चुनाव में बहुत बड़ा रोल होता है, वो बाकायदा बूथ स्तर तक जाकर काम करते हैं। आज उन सबका धन्यवाद करना है। 5 सीट जिताने में उनकी भूमिका है। साथ बात भी करेंगे क्या क्या चुनौतियां थी, उस चुनौतियों का कैसे निदान किया और बाद में और कैसे गति से बढ़ा जा सकता है, ये सब चर्चा होगी। हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं, लेकिन जीत ही हमारा लक्ष्य नहीं है। आगे भी बढ़ना होता है, चलना होता है।
तो सारी चीज़ चर्चा होंगी और आगे किस प्रकार संगठन को मजबूत किया जा सकता है। विस्तारक का चुनाव में बहुत बड़ा रोल होता है, वो बाकायदा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को पूरे भारत में योग दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद योग कर्मस्थली काकडी घाट में आयुर्वेद और यूनानी विभाग द्वारा सैकड़ों योगार्थियों के साथ योग किया और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव आयुष और आयुष शिक्षा उत्तराखंड शासन के निर्देशों के कार्यक्रम में इस वर्ष भी 21 जून 2024 को योग दिवस व्यापक रूप से मनाया जाएगा और इसके लिए जिले में आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी द्वारा योग दिवस को बृहत रूप से मनाए जाने के लिए उत्तराखंड के सभी जिलों में योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी गुरु नानक स्कूल के पास धूमनगंज के पास के जंगल में अचानक से आग लग गई है और जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी वन विभाग के कर्मचारी, वन दरोगा बताते चले कि पूरन रावत भी मौके पर पहुंचे हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, परंतु आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसके बाद मसूरी फायर सर्विस के जवान, 2 फायर टेंडर के साथ फायर सर्विस अधिकारी धीरज तड़ियाल के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। मसूरी फायर सर्विस अधिकारी धीरज ने बताया है कि जंगल में आग लगने की सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और तत्काल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी आग की जैसे सूचना मिली, हमने तुरंत एक गाड़ी को भेजा और गाड़ी को हमने क्या नाम है इसका, ये कंपनी गार्डन वाले इधर के रास्ते से भेजा। उधर इतना जाम था कि बहुत बुरी, तब हम दूसरी गाड़ी को हमने एक स्प्रिंग रोड से आए, लेकिन जाम में फंसने के कारण आधे घंटे से ज़्यादा हमारे को यहाँ पे आने में लग गया। जाम खुलवाते बहुत मुश्किल से, और अब ये जंगल की जो आग थी इसको हमने धीरे धीरे करके अब काबू में कर लिया गया और बाकी अभी हम कार्य पे लगे हुए हैं। यहाँ पे जाम की बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है, गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं निकल। हाँ सर, आपकी गाड़ी हरनाम सिंह मार्ग पे भी फंसी से आते समय स्काई क्लार्क के सामने जो एक संकरिया रास्ता है वहाँ जाके गाड़ी फंस गई और उसमें बहुत समय लग गया, जिस वजह से अब हम पहुंच के आग पे हमने काबू। किस तरह से आपको यहाँ पर संपर्क? उन्होंने बताया कि ये इस जगह पे ये धूमलगंज के मकान में आग लगी है। हमें मकान की सूचना दी गई थी, जबकि जंगल की आग है ये, लेकिन मकान के नज़दीक आ गई। अगर फायर सर्विस नहीं आती तो मकानों पे खतरा बना हुआ। अभी आग प्रदेश के मैदानी इलाकों में बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक राजधानी देहरादून सहित आसपास के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं। हालांकि 17 जून के बाद मौसम करवट बदल सकता है। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से मैदानी इलाकों में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं, जिससे मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी और परेशानी कर सकती है। हालांकि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि मैदानी इलाकों में पिछले 4 दिनों से तापमान 40 के पार पहुंच चुका है, जिससे हीट वेव जैसी कंडीशन बनी हुई है। हालांकि आगे भी ऐसी स्थिति रहने का अनुमान है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में आज छुटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 17 जून से प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। ये 18 से खासकर
तो 18 से तो पूरे प्रदेश में जो है लाइट मॉडरेट एंड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है, और 17 में भी आइसोलेटेड या स्कैटर्ड तक जो एक्टिविटी वो मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 17 से टेम्परेचर में काफ़ी कमी आनी चाहिए, और 18-19 में तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सामान्य है, उससे भी नीचे आएंगे। तो आगे एक्टिविटी बढ़ रही है, 18 तारीख से आगे बढ़ रही है, और ये आप कह सकते हैं कि प्री मानसून जो शावर्स है 18-19 से वो आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद फिर जो मानसून की जहाँ तक पहुँचने की बात है, तो यहाँ पे उत्तराखंड को करीब 25 के आसपास कवर होता है। तो देखते हैं कि जो एक बार जब आपकी प्री मानसून शावर एक्टिविटी शुरू होगी तो उसके बाद किस तरह से जो है चीज़ें आगे मानसून की बढ़ती है वो बताया जाएगा। हाँ, इस साल आज तक हम यही देहरादून में पले बड़े, लेकिन इतनी कभी गर्मी नहीं हुई। पर अब इतना ज़्यादा शहरीकरण हो चुका है, लोग कहाँ से आकर यहाँ बस गए हैं, जिस वजह से बिल्कुल ज़मीन तो यहाँ देखने को भी बहुत कम मिल रही है। अभी सब जगह मकान ही मकान हो गए, इतनी गाड़ियाँ, इतना पॉल्यूशन हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। देहरादून में 2 दिन गर्मी होती थी, बारिश आ जाती थी। हम तो यहीं के पैदा हैं, इसलिए हमको मालूम है। यहाँ कभी ऐसी इतनी गर्मी हमने कभी नहीं की। अब तो बहुत गर्म है, बहुत कामकाजी लोग निकल रहे हैं, खाली जो घूमने फिरने वाले लोग बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। 11-12 बजे तक काम चलता है थोड़ा बहुत, और उसके बाद 2-2:30 बजते हैं तो कोई नहीं आता। इससे हमारे काम को भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जो काम होना चाहिए गर्मी में हो नहीं पा रहा है, सेल भी कम हो रही है, और लोग धूप के कारण। उत्तराखंड में इन दिनों हीट वेव का प्रकोप जारी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक और पहाड़ से लेकर मैदान तक सूरज की तपिश से बेहाल है, और सभी जगहों पर लोग गर्मी से निजात पाने के लिए तरह तरह के पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो साधन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश यही है कि घर से कम निकला जाए, खास तौर पर 11 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। इस समय लोग अपने घरों से काफ़ी कम निकल रहे हैं, और वही लोग निकल रहे हैं जो कामकाजी लोग हैं, जिनको निकलना ज़रूरी है। बाकी अन्य लोग अपने घरों पर रह रहे हैं। आमतौर पर राजधानी देहरादून की सड़कों पर देखा जाता है कि अक्सर तमाम जगहों पर जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ पर इस समय स्थिति काफ़ी अलग नज़र आ रही है, और जहाँ ज़्यादा भीड़ होती थी वहाँ पर अब काफ़ी कम भीड़ देखी जा रही है, काफ़ी सुनसान स्थिति जैसी नज़र आ रही है। और इसी तरह का तापमान अगले कई दिनों तक रहने की संभावना है, और लोगों से अपील भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है, इसी तरह से मौसम विभाग की ओर से की गई है कि कोशिश वो करें कि घर से कम निकलें और अपने आप को बचा करके रखें, क्योंकि अगर धूप में निकलेंगे तो हीट वेव के प्रकोप में वो आएंगे, और इससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, उनको अस्पतालों को चक्कर लगाने पड़ेंगे। अजय पांडे, FM न्यूज़, देहरादून। उत्तराखंड में इन दिनों खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है, जिसके तहत मसूरी में मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज और RN भार्गव इंटर कॉलेज के छात्रों ने मसूरी पिक्चर पैलेस चौक से गांधी चौक तक जागरूकता रैली निकाली है और लोगों को जागरूक किया है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के तत्वाधान में निकाली गई है जागरूकता रैली, और रैली में छात्रों ने समाज में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने और उनके अनुभवों को लाभ उठाने के साथ वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने का आह्वान किया है। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में वरिष्ठ नागरिकों का बहुत सम्मान किया जाता है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति हावी होने से वरिष्ठ नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के सचिव नरेंद्र साहनी ने कहा है कि 15 जून को पूरे विश्व में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए। ये वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को मनाया जाता है, और इसका जो प्रारंभ था इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर एल्डर अब्यूज़ नामक संस्था ने किया। 2006 से इस पर कार्य कर रहे थे, और इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों में जागरूकता पैदा करना कि वरिष्ठों का हम किस तरह सम्मान करें और उनकी सुरक्षा का प्रबंध करें। 19 दिसंबर 2011 को यूएनओ में एक प्रस्ताव पास किया गया कि 15 जून को प्रतिवर्ष हम वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न जागरूकता दिवस मनाएं, जिसका नाम उन्होंने वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे दिया। इसका मुख्य उद्देश्य था
कि बुज़ुर्गों को ये महसूस कराया जाए कि कंफर्टेबली रहना, सुरक्षा से रहना और अपने हितों का पूर्ण तरह से संरक्षण करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये उनको जागरूक किया गया कि किसी भी तरह का उत्पीड़न, एक्सप्लॉयटेशन, दुर्व्यवहार, हिंसा वो अपने पर हो रही है तो उसे सहन न करें। और हम युवाओं को साथ लेकर के जागरूक करने का प्रयत्न करते हैं कि कहीं भी कोई इस तरह की घटना हो रही है तो उसमें दखल दें और उसको रोकने का प्रयास करें। इसमें यह है कि हमारा भारतवर्ष अन्य देशों के मुकाबले अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। हम श्रवण और रामचंद्र की कहानियाँ पढ़कर भी बड़े हुए हैं और देखते हैं कि बच्चों के मनों में भी हम ये भावना प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। पर बदलते परिप्रेक्ष्य और एक जो इकाई यूनिट्स बनती जा रही हैं विभिन्न कारणों से, उसमें फिर ये एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। दो भाई हैं तो चाहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी इन्हीं को मिल जाए, और हमारे बुजुर्ग भी बहुत सी बार प्रेमवश उनको पहले ही अपने जीवित रहते हुए सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं, तब उसके पश्चात उनका उत्पीड़न प्रारंभ होता है। तो हम तो ये सलाह देते हैं अपने सभी साथियों को कि अपने हितों का ध्यान रखते हुए बच्चों से प्रेम जरूर करें और जो कुछ हमारा है वो उन्हीं का है, पर उसका हम अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखें। और युवाओं को हम साथ इन्वॉल्व करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि जहाँ भी वरिष्ठ देखें, चाहे वो रिश्तेदार है, संबंधी है, कोई पड़ोसी है, तो उसका सम्मान करें, उसके अनुभवों का लाभ उठाएं और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। ये वर्ल्ड खबरों में आगे बढ़ेंगे। यात्रा धार्मिक आस्था का केंद्र है जिसके लिए शास्त्रों में नियम बनाए गए हैं। पूर्व में चारधाम यात्रा मोक्ष के लिए होती थी, जो आज भी लगातार चल रही है, जिसका उदाहरण शास्त्रों में है कि पांडव भी अपनी गोत्र हत्या के श्राप को मिटाने के लिए उत्तराखंड आए थे। और इसका नियम है कि पहले यमुनोत्री, जो सूर्यपुत्री और यमराज की बहन हैं, जो प्राणी यमुना जी में स्नान, ध्यान आदि करता है, उसे यमदूत का भय समाप्त हो जाता है। वहीं इसके बाद मां पापनाशिनी गंगा जी के दर्शन का वर्णन है, जो समस्त पाप संताप्त को हारने वाली हैं। बताते चले कि यहाँ पर भी पिंडदान और तर्पण करने का विधान है। और इसके बाद केदारनाथ में भगवान भोले बाबा के दर्शन के बाद अन्य में भोलेनाथ के इष्ट भगवान बद्रीनाथ यानी कि स्वयं नारायण के, जो जीवन को समस्त बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्राप्त करता है। फिर आया है केदारनाथ और फिर आया है बद्रीनाथ। यहाँ तक कि शंकराचार्य जी ने जब बद्रीनाथ जी की स्थापना की तो थुलिंग मठ से जो बद्रीनाथ की मूर्ति लाए तो इसी जगह पे भगीरथ तप स्थान, इसलिए मैं कह रहा हूँ भगीरथ तप स्थान, इसी भगीरथ के स्थान पे लाया। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या ये मेरा ये आज का जो वर्तमान समाज है ये नहीं कह रहा, ये उस समय जो है ब्रह्मा जी ने नारद को कह दिया कि उस स्थान पर, जिस स्थान पर राजा भगत ने 5500 वर्ष तक तपस्या की, उसी स्थान पर जगत गुरु शंकराचार्य ने थुलिंग मठ से वो मूर्ति लाई और बद्रीनाथ में स्थापना की। जब बौद्धों का आक्रमण हो गया था, बौद्धों ने जो है जब वहाँ से जो है वो खंडित कर दी थी मूर्ति। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा जो केदारखंड है, केदारखंड में वर्णन है केवल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। पहली ये जैसे अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि हमारी दाहिने परिक्रमा होती है, पहले यमुनोत्री की यात्रा होती है, फिर गंगोत्री, फिर केदार और फिर बद्री। और आजकल सुनने में आया है कि इसको जो है वहाँ से रामनगर से बद्रीनाथ आएगी, बद्रीनाथ से फिर आएगी, तो जो गंगोत्री से गंगा जल लेके जाएंगे यात्री, वो केदारनाथ में कहाँ से चढ़ पाएगा फिर? तो पुंडरी का वदनाम कृष्णेश विद्यात्मिका कुंभेष्टा वयतो यजंबित दधि श्वेतांबरा अलंकृता पृष्ठास्या शेखरा अखिल नदी सोनादि संसेविता ध्येया पाप विनाशनी मकरगा भागीरथी साधके। प्रिय प्रदेशवासियों, भारतवर्ष की जनता से हमारा निवेदन है कि हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है। शंकराचार्य आदि लोग भी यहाँ पर जो है समय समय पर आए हैं
आदि शंकराचार्य महाराज जी ने उत्तराखंड में 4 धामों की व्यवस्था की थी और यह व्यवस्था दाहिनी परिक्रमा से होकर के बाएं तरफ पूर्ण होती है। वर्तमान में ज्ञात हुआ है कि सरकार जो है इस उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है जो ग्रीष्म काल में चलती है, इसको जो है दूसरे तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। करें, विकास करें, कहीं भी यात्रा को ले जाएं, हम उसका स्वागत करेंगे, किंतु जो हमारी परंपरागत और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उद्यान विभाग में पौध खरीद मामले में हुए घोटाले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार मंत्री गणेश जोशी का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने मामले को दबाने का कोशिश की है। हाईकोर्ट के आदेश पर जब सीबीआई जांच की गई तो पता चला कि भाजपा सरकार एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए की बंदरबाट की है। उद्यान विभाग में जो घोटाला हुआ है, जिसको लेके कि बहुत पहले से कांग्रेस मांग कर रही थी कि इसकी जांच की जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नहीं उसकी जांच की गई। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब सीबीआई की उस पर जांच हुई तो कई जो बड़े नामों का उस पर खुलासा हुआ है। कई जो विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा किस तरह घोटाला किया गया और वो सफ़ेद पोस्ट लोग जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, रानीखेत के विधायक के भाई का नाम तक उसमें जो आ रहा है, तो ऐसे सभी जो लोग हैं उनके ऊपर भी उस पर जो है मुकदमा कायम होना चाहिए और दोषियों को जो है दंडित किया जाना चाहिए। इसी की मांग को लेकर जो है आज गणेश जोशी जी को जो है बर्खास्त किया जाए, ये मांग कांग्रेस पार्टी की है और मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेकर थोड़ी सी भी अगर नैतिकता उनके अंदर बची है तो जो गणेश जोशी है उनका जो है उनको बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से। इसी मांग को लेकर जो आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए FM न्यूज।